हाय बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है, हम 7th क्लास का सब्जेक्ट साइंस की सीरीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम अभी तक 6th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं उसमें हमने सीखा कि विज्ञान क्या है, विज्ञान को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको विज्ञान को समझना है तो आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। हमने पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा, हमने पूरी सृष्टि के बारे में पढ़ा, स्पेस के बारे में पढ़ा, और भी विद्युत के बारे में पढ़ा, चुंबकीय विद्युत के बारे में पढ़ा, और भी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना। अब जो 7th क्लास है उसमें आप इन चीज़ों को और अच्छी तरह जानेंगे, मतलब उन चीज़ों को और डीप में जानेंगे, उन्हें और डिटेल में आप पढ़ पाएंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो थोड़ा इंट्रोडक्शन है। उस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार, यानी इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। मतलब जो साइंस का जो मतलब जो वर्ल्ड है वो कैसे इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, साइंस कोई एक छोटा सा पार्ट नहीं है, हर जगह साइंस मिला मतलब है। ठीक है, हर एक चीज में, हर एक चीज जो आप करते हैं, पानी पीने से लेके कुछ भी, उसमें क्या है, साइंस है। आप क्रिकेट खेलते हैं या फिर कुछ भी गाड़ी चलाते हैं, सब में क्या है, सब में साइंस लगा हुआ है। तो हम ये चैप्टर आइए स्टार्ट करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको कक्षा 6 के पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के साथ आपने रोमांचक अनुभव का बहुत आनंद लिया होगा। अब आप विज्ञान के अनूठे संसार की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, अब आपकी जो विज्ञान की यात्रा है वो क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। ये केवल तथ्यों से भरी एक पाठ्य पुस्तक नहीं है, मतलब ये फैक्ट्स नहीं बताती है। ठीक है, सिर्फ फैक्ट्स नहीं इसमें। यह पुस्तक हमारे सुंदर संसार को समझने, मतलब हमें संसार को जितना समझेंगे उतना हमें साइंस समझ में आएगा। उससे जुड़े प्रश्न पूछने, प्रश्न मैंने पहला बताया था, प्रश्न पूछना जरूरी है साइंस को समझने के लिए। प्रयोग करने, प्रयोगशाला में जो प्रयोग करते हैं, और खोज करने के लिए प्रेरित करती है। जब भी हम प्रयोग करते हैं या फिर कोई नई चीज डिस्कवर करते हैं तो वो खोज ऑफ कोर्स हमें करती रहती है। अगर हम खोज नहीं करेंगे, हमारे मन में जिज्ञासा नहीं होगी और हम खोज नहीं करेंगे तो हम विज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। विज्ञान के संसार में सब कुछ समाहित है, चाहे वह छोटा या बड़ा हो। मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर चीज किससे कनेक्टेड है, विज्ञान से कनेक्टेड है। पास हो या दूर, फिर हम किसी पत्ती के अंदर सूक्ष्म कोशिकाएं को देख रहे हैं। जैसे कि हमने बताया था, पत्तियों के अंदर क्या होती है, सूक्ष्म जो चीजें होती है, जैसे कि पत्ती जो भी है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, ये इस तरह, ठीक है, ये बना रहता है। और या सूर्य और तारे की गति को समझ रहे हो, अपने घरों के आसपास के पदार्थों का परीक्षण कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो कि भूमि के नीचे जल किस प्रकार बहता है, मतलब भूमि के नीचे जल है वो कैसे मिलता है, या फिर भूमि के नीचे जो एलिमेंट्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं। आप जैसे जैसे इन पाठ्य पुस्तक के अध्ययनों को पढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको नए रोमांचक अनुभव मिलेंगे जो आपकी सोच को चुनौती देंगे, आपका ज्ञान बढ़ाएंगे और आपको एक अन्वेषक अन्वेषक बनने की दिशा में सहायता, जिससे आप छोट सहायता जिससे आप छोटी से छोटी नई खोजें अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, आप जितना देखो, आप जितना चीजें समझोगे उतना क्या करोगे, उन चीजों को एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, उन चीजों को और देखना चाहोगे, एक्सप्लोर करोगे कि अरे इससे क्या हो सकता है। इससे पहले कि हम अपनी यह रोमांचक यात्रा आरंभ करें, आइए हम इस पुस्तक की एक विशेषता पर ध्यान देते हैं। पुस्तक के पृष्ठों के अंक को देखिए, वे एक तितली की चंचल उड़ान और कागज के हवाई जहाज के उड़ने को दर्शाता है। जिस प्रकार एक तितली खुलकर उड़ती है और एक कागज का हवाई जहाज आकाश की ओर उड़ता है, उसी प्रकार अब जिज्ञासा और बढ़ती है, तब सीखने का यात्रा को भी उड़ान मिलती है। मतलब जितनी ज्यादा आपको जिज्ञासा होगी, जितनी आपका आपको क्यूरियोसिटी होगी, उतने ज़्यादा, उतनी जल्दी क्या कर पाएंगे, आप विज्ञान समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। क्योंकि मैंने पहले दिन पहली क्लास में भी कहा था, अगर आपको विज्ञान समझना है तो क्या होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों को वास्तविक वायुयान बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कागज के एक हवाई जहाज से। जैसे ही उन्हें कागज का एक हवाई जहाज देखा तो उन्हें वहां से प्रेरणा मिली कि वो एक वास्तविक वायुयान बनाए। सोचिए कि हमारा उड़ान भरने का सपना कैसे साकार हुआ। इस कार्य हेतु आरंभिक शोधकर्ताओं द्वारा पक्षियों के पंखों के अध्ययन से लेकर आधुनिक अभियंतरों द्वारा सरल परीक्षण और प्रयोग से विमान की अभिकल्पना हुई। मतलब उन्होंने
कुछ चीजों को कंबाइन करके, जैसे कि पंछी कैसे उड़ते हैं उसके बारे में पढ़ के और चीजों के बारे में पढ़ के क्या बनाया था, प्लेन बनाए हैं। ठीक है, तो इस तरह वैज्ञानिक जो है हर चीज को ऑब्जर्व करके उससे कुछ अपना विज्ञान स्वरूप चीजें निकालता है। ठीक है, अतः आप जैसे ही प्रत्येक प्रश्न के को पलटेंगे, अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने दें, जिससे आपको नए विचार मिले। ठीक है, नए सोच आए, आपकी नई चीज, आप नई खोज और आकाश को छू लें। जैसे कि हमने कक्षा 6 में पढ़ा कि विज्ञान एक प्रक्रिया है, मतलब क्या है, एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? कुछ भी समझने की एक प्रोसेस है। मतलब क्या है? चीजें होती हैं स्टेप बाय स्टेप। खोज करना केवल तथ्यों को ढूंढना अथवा प्रकृति के विभिन्न वस्तुओं को जानना मात्र नहीं है, अतः यह एक प्रकार के सोचने की विधि है, सोचने की विधि है, जिसमें जिज्ञासा और प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब जिससे आपके मन में जिज्ञासा आए और प्रोत्साहित किया जाए और अज्ञात को जानने का प्रयास किया जाए, जो नहीं जान सके उसको जानने का प्रयास किया जाए। अब कक्षा 7 में हम उस गुण प्रश्न पूछेंगे, मतलब कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे, डिफिकल्ट प्रश्न पूछेंगे, प्रयास करेंगे, जैसे कि ये संसार कैसे चलता है, हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं वह ऐसी ही क्यों होती है, मतलब ऐसा ही क्यों हो रहा है, गाड़ी चली क्यों रही है, रुक क्यों नहीं रही है। ठीक है, मैं गाड़ी के अंदर हूं तो मैं भी क्यों नहीं चल रहा हूँ, इस तरह और भी चीजें। और प्रकृति में हम जो प्रकृति रूप देखते हैं उसे हमें क्या सीखने को मिलता है, मतलब ये जो प्रकृति, जो सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, जो पूरा ब्रह्मांड ईश्वर ने रचा है, वो क्यों रचा है। यह सब करने के लिए हमें इस पुस्तक से बाहर निकलना होगा, संभवतः कक्षा से भी बाहर निकलना होगा। जितना आप साइंस को समझना चाहते हैं उसके लिए आपको ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज्यादा आप विज्ञान को समझेंगे। विभिन्न क्रियाकलापों एवं प्रयोगों के माध्यम से संसार का अनुभव करना होगा। हम आशा करते हैं कि आपके ये अनुभव न केवल रोचक और रोमांचक रहेंगे, अपितु इस ग्रह पर हमारे स्थान को, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, उसे गहराई से समझने का सहायक सिद्ध होंगे। हमें विश्वास है कि इससे आपका विज्ञान को एक निरंतर खोज प्रक्रिया के रूप में देखने में सहायता मिलेगी और उत्तरदायी को समझने में भी सहायता होगी। मतलब इस विज्ञान को आप कितना अच्छे से समझ पाएंगे और ये जो प्रकृति उसको भी समझ पाएंगे। एक युवा जिज्ञासु वैज्ञानिक के रूप में आप शीघ्र ही देख पाएंगे कि मानवीय गतिविधियां प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं से किस प्रकार संबंधित है। मतलब जो सृष्टि में जो गतिविधि हो रही है वो जो ह्यूमन बॉडी उससे कितने इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, जिस समाज में हम रहते हैं उसी उससे ये किस प्रकार जुड़े जुड़े हुए हैं। हम आशा है कि आप यह भी सीख पाएंगे कि विज्ञान किस प्रकार पर्यावरण संबंधित चुनौतियों को हल करके उपयुक्त संसार बनाने की भूमिका निभाता है। हमने पर्यावरण को सुधारने के लिए कुछ चीजें देखी पिछले चैप्टर में, पिछले क्लासेस में, सॉरी, और अब हम इसमें भी देखेंगे। वही क्या करता है, विज्ञान करता है। विज्ञान जो प्रकृति है और मनुष्य उनको इंटरकनेक्टेड करता है, कनेक्ट करता है। मतलब आइए अब पुनः इस पुस्तक पर वापस आते हैं। इस पुस्तक में आप भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री से लेकर जीव विज्ञान और भूविज्ञान, बायोलॉजी और अर्थ विज्ञान तक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न विषयों को पढ़ेंगे। हमें ऐसा लग सकता है कि ये भिन्न भिन्न अध्यायों में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, परंतु जैसे ही कि हमने कक्षा 6 में भी कहा था, ये सभी परस्पर जुड़े हुए, मतलब एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। किसी एक क्षेत्र के वैज्ञानिक विचार प्राय अन्य क्षेत्रों में भी खोजने का प्रोत्साहित करते हैं। मतलब एक चीज दूसरी जगह हो सकता है लागू हो। ठीक है, कम से कम दूसरे क्षेत्र में प्रश्न पूछने की अनुमति तो देते ही हैं। अतः आइए इस वर्ष में अपनी पाठ्य पुस्तक की यात्रा को शुभारंभ करते हैं। हम अपने आसपास के पदार्थों के गुणधर्मों को देखना आरंभ करेंगे। हम अधिकांशतः उन वस्तुओं के विषय में जानने जिसका अनुभव तो करते हैं, मतलब जो चीज हमारी लाइफ में रेगुलर होती है, परंतु शायद ही उस पर हम प्रश्न पूछते होंगे कि कुछ फल खट्टे क्यों होते हैं। जब हम विद्यालय के गणवेश वर्दी पर लगे हल्दी के दाग धोते हैं तो क्या होता है, मतलब जब भी हम हल्दी का दाग धोते हैं तो क्या होता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ विद्युत बैटरियां, तारों और बल्बों के साथ प्रयोग करते हुए पदार्थ के कुछ अन्य प्रकार के
गुणधर्मों को जानने का प्रयास करेंगे, मतलब इन चीजों को अपन समझेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को, बल्ब को प्रकाशित करने के लिए हमें किस प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है, मतलब क्या चीज जरूरत होती है। इससे हम पदार्थों के उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, मतलब उनकी क्वालिटीज के हिसाब से वर्गीकरण कर सकते हैं। हम धातुओं एवं अधातुओं में संसार में प्रवेश करेंगे। कुछ धातु होती है और कुछ धातु नहीं होती, मेटल्स और नॉन मेटल्स। हम अपने अनुभवों से जानते हैं कि टॉर्च की बैटरी अंततः समाप्त हो जाती है, पर पुनः उपयोग में नहीं लाई जा सकती। आगे हम यह जानेंगे, प्रयत्न करेंगे कि हमारे आसपास किस प्रकार परिवर्तन होते रहते हैं, और कुछ परिवर्तन अस्थायी होते हैं जबकि कुछ स्थायी होते हैं। कुछ चेंजेस, हाँ, अब कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, कुछ नॉन रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि बर्फ से पानी बनाना और पानी से बर्फ बनाना रिवर्सिबल है, मतलब ये हो सकता है, ठीक है। पर जैसे कि कुछ चीजें जो इरिवर्सिबल, जैसे कि आपने पत्थर को तोड़ दिया तो उसको जोड़ नहीं सकते आप, है ना। ऐसे कुछ चीजें, जो भी चीजें जो इरिवर्सिबल है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है तो चेंज नहीं हो पाती, या फिर ऐसी कुछ चीजें जो पहले जो स्टेट थी उसकी वो दूसरी स्टेट में नहीं रह पाती। ये चीजें समझेंगे, और भी चीजों के बारे में आप जानेंगे, और भी प्रश्न आपके मन में आएंगे। और आप ये सोचेंगे कि अरे मुझे ये, मेरे दिमाग में ये प्रश्न क्यों नहीं उत्पन्न हुए। हम देखते हैं कि बैटरियां समाप्त हो जाती है, बर्फ पिघलकर जल बन जाती है, फल पककर जाते हैं, चट्टानें टूटकर पत्थर में परिवर्तित हो जाती है। ये सभी किस प्रकार के परिवर्तन है। इनमें से कुछ परिवर्तन तो पदार्थ को गर्म पर ही होते हैं, या गर्म करने पर तीव्र गति से होते हैं, मतलब तीव्र गति से जब गर्म करते हैं तब होते हैं। इसके साथ हम देखेंगे कि ऊष्मा किस प्रकार प्रभावित होती है, चाहे वह गिलास में रखे एक बर्फ के टुकड़े का पिघलना हो तथा किसी ग्लेशियर का पिघलना। जल सर्वत्र व्याप्त होता है, और सूर्य से आ रही गर्मी के कारण यह समुद्र वापिस होकर वर्षा के रूप में नीचे गिरता है और भूमि पे रिसता है, ठीक है। हमने ये वाटर साइकिल पढ़ी थी जिसमें हमने ये सारी चीजें सीखी थी, पर इनके बारे में और चीजें हम यहाँ भी सीखेंगे, जैसे कि इवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है। तो ये सब हम चीजें सीखेंगे आगे। ये परिवर्तन हमारे आसपास के केवल उन्हीं पदार्थों में नहीं होते हैं जिन्हें हम देख पाते हैं, अपितु ये परिवर्तन जल आदि में भी होते हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में भी परिवर्तन होते हैं, ठीक है। चेंज प्रकृति का क्या है, नियम है, वो हर जगह होते ही है। विशेषकर विद्यालय के मध्य स्तर की आयु में शरीर की तीव्रता में परिवर्तन होते हैं। ऐसा क्यों। जीवन के लिए मनुष्य में ही नहीं अपितु जंतुओं में भी जैविक पराक्रम अवश्य होते हैं। शारीरिक वृद्धि के लिए हमें श्वसन और भोजन की आवश्यकता होती है। श्वास लेना और भोजन और पानी। भोजन से पोषक तत्व रक्त द्वारा पूरे शरीर में जाते हैं, और इस प्रकार अन्य प्रक्रम भी होते हैं, मतलब रक्त कैसे बनता है, ठीक है। अब आप आगे सीखोगे रक्त कैसे बनता है जब वैदिक विज्ञान में आओगे, कि जो भी हम खाते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन, मतलब धीरे धीरे अणु बन के टूट टूट के कहाँ तक टूटता है, महत तक टूटता है, ठीक है। अब महत क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, ये आपको हमारे YouTube चैनल पे जब भी आप वीडियोस देखोगे कि वेद क्या होते हैं, इन वीडियोस में आपको पता लगेगा कि एक भोजन जो है वो कैसे टूटता है, और मैं ही बताऊंगा आपको। महत तक भोजन टूटता है, उसके बाद जब वापस वो डेवलप होता है, तब जाके हमें क्या मिलते हैं, जो खून मिलता है, ठीक है। परंतु ऐसा केवल जंतुओं में ही क्यों होता है। क्या पौधे को वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। वे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। सबको क्या, जो भी जीव है उसको क्या भोजन की आवश्यकता है, पर पौधे कैसे बनाते हैं, पौधे बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। क्या वे भी सांस लेते हैं, हाँ लेते हैं। कैसे। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ, हमारे इस ग्रह ने तो सुंदर और सावधानी पूर्वक संतुलन करना सीख लिया है। अच्छा समय क्या होता है, दीवार पर टंगी घड़ी अथवा कलाई पर बंधी घड़ी हमें समय बताती है, और हम यह कैसे बीतता है, मतलब टाइम कैसे पता लगता है, ये कैसे पता लगा, टाइम डेवलप कैसे हुआ, ये सब, यह भी हम सुबह विद्यालय जाने के लिए तैयार होते हैं और रात को सोने के लिए
तैयार करते हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा कि हम इस समय कैसे नापते हैं और कोई क्रियाएं कितनी तीव्रता से होती है, मतलब कोई प्रोसेस कितनी जल्दी होती है। विद्युत से चलने वाली गाड़ियां, डिजिटल घड़ियां के युग से बहुत पहले प्रारंभ में मनुष्य सूर्य के कारण बनने वाली वस्तुओं की परछाई को देखते थे और परछाई की स्थिति देखकर समय बताते थे। पहले किससे होता था? शैडो देखते थे वो, ठीक है, और फिर उसको देख के क्या बताते थे? टाइम बताते थे। और परछाइयाँ केवल छाया, पुतली अथवा समय बताने के लिए ही उपयोग नहीं है, अपितु प्रकाश हमें देखने में भी सहायता करता है। और ठीक है, वर्तमान में हमने प्रकाश उत्पन्न करने की अनेक विधियां विकसित कर ली है, जिससे हम रात में सूर्य के प्रकाश के बिना भी किसी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि प्रकाश की प्रकृति के विषय में प्रश्न पूछने से हम ब्रह्मांड की एक गहरी समझ प्राप्त होती है जिससे हम रहते हैं। प्रकाश और परछाई केवल घर में हमारे आसपास की वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, अभी इसके विषय में हम बाद में पढ़ेंगे। मतलब जो अंधेरा है वो सिर्फ अर्थ पे नहीं है, या फिर जो छाया इधर ही नहीं है, पूरे स्पेस कैसा दिखता है, ठीक है, पेड़ सांस कैसे लेते हैं, और भी चीजें हम किसमें सीखेंगे? इस क्लास में सीखेंगे। जैसे कि ये सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है ना, पृथ्वी और चंद्रमा की भी परछाई बनती है, जिससे ग्रहण जैसे रोचक परिघटनाएं होती हैं। दिन और रात होते हैं और सूर्य से प्राप्त प्रकाश निर्धारित होते हैं। इस सभी को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, एक्सिस पर किस प्रकार घूमती है, चंद्रमा किस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और पृथ्वी किस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हमने ये सोलर सिस्टम में जान ही लिया कि थोड़ा बहुत क्या होता है, पर हम और चीजों को समझेंगे और डिटेल में जानेंगे, तथा इन सभी का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। इन सबसे आपका सिर अवश्य चकरा गया होगा, फिर भी आप इनके विषय में विचार कीजिए। क्या यह एक आश्चर्यजनक नहीं है कि जिस अद्भुत संसार में हम रहते हैं उसमें हम अचंभित भी हो सकते हैं। मतलब जहां हम रहते हैं, अगर हम हर एक चीज का बारे में सोचे तो हम एकदम सरप्राइज हो जाएंगे कि अच्छा ये कैसे होता है। हर एक चीज के पीछे क्या है? एक सवाल है, ठीक है। इसके बाद के अध्ययनों में आप सामान्य अवलोकन करेंगे, कुछ रोचक प्रयोग करेंगे और उन विषयों में गहनता में विचार भी करेंगे जिन पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। प्रत्येक अध्याय आपके पहले से ज्ञात ज्ञान का आधारित है और ये आपको प्रश्न पूछने, खोज करने, व्यवहारिक प्रयोग करने और एक वैज्ञानिक की तरह सोचने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। आपको एक वैज्ञानिक की तरह सोचना है। आप पाएंगे कि जो प्रयोग हमारे विचार में होने वाली घटनाओं की पुष्टि करते हैं होते हैं, वे भी कुछ अतिरिक्त प्रश्नों के जन्म दे सकते हैं और उनके लिए अधिक प्रयोग प्रश्नों की आवश्यकता हो सकती है। मतलब प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि मान लो ये लेजर लाइट है, तो लेजर लाइट सीधी ही क्यों जाती है, वो टॉर्च की तरह फैलती क्यों है, और अगर लेजर लाइट सीधी जाती तो टॉर्च क्यों फैलती है, ये सब, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं कि जो जब भी हम ट्रैफिक लाइट देखते हैं तो सबसे ऊपर रेड लाइट ही क्यों होती है, ठीक है, येलो लाइट, फिर यही तीनों लाइट क्यों होती है, क्यों स्काई ब्लू या कोई पिंक, ये सब लाइटें क्यों नहीं होती है। विद्यालय में अथवा परीक्षाओं में आपको प्राय प्रश्न दिए जाते हैं और आपसे उनके उत्तर देने की अपेक्षा रखी जाती है। आइए हम इस प्रक्रिया को उलट देते हैं। वैज्ञानिक की तरह सोचने के लिए प्रश्न पूछना भी महत्वपूर्ण है। महान वैज्ञानिक केवल प्रश्नों के उत्तर नहीं देते अपितु अद्भुत प्रश्न भी पूछते हैं। मतलब जो ज्यादा प्रश्न पूछता है वो इस विज्ञान को समझता है, वही वैज्ञानिक बन सकता है। आपको याद होगा कि गत वर्ष हमने कहा बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना होगा। नीचे लिखे गए उत्तरों को देखिए और इसके प्रश्न दीजिए, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन, ये 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी आज की पहली क्लास का ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आपको इन 3-4 क्वेश्चन के आंसर दे रखे। अब आपको क्या करना है? आपको इनके ऊपर क्वेश्चंस लिखना है। इस बार आपको उत्तर दे के रखे, आपको क्या करना है? क्वेश्चंस लिखना है। आप क्या क्वेश्चंस लिख सकते हैं और अपने मित्रों के साथ इसकी चर्चा कीजिए, ठीक है, कि उन्होंने क्या क्वेश्चंस लिखे हैं और आपने क्या क्वेश्चंस लिखे हैं, और अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। और आज आज की ये छोटी सी क्लास थी जिसे हम आज समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम सेकंड चैप्टर लेके मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप अपने आसपास की चीजों का अवलोकन कीजिए, उसे देखिए, उसे समझिए, चीजों के बारे में पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है अपने टीचर से पूछिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए, परिवार वालों से, ठीक है।
और इस विज्ञान की जर्नी में आपका स्वागत है। और ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।